गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हम लोग अपने थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर, सॉरी, वैसे ये है सेकंड यूनिट, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें अपने स्टैटिक्स के बारे में कुछ बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट सिस्टम, कि किस तरीके का सिस्टम होता है, किस तरीके का निकाय होता है। जैसे स्थूल निकाय, सूक्ष्म निकाय क्या होते हैं ये। सिस्टम मतलब जो एक प्रोसेस के अंदर चले और कुछ पार्टिकल्स को कंटेन करे, कुछ मटेरियल को कंटेन करे, वो हमारा एक सिस्टम है जो कुछ नियमों पे काम करेगा। ठीक है। अब सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो अणु हैं, आयन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, जो भी है, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो। तो अगर सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं स्थूल निकाय या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है। और अगर मान लीजिए सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की संख्या बहुत ही कम होती है तो उसको हम कहते हैं सूक्ष्म निकाय। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स थोड़ा सा बात करेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और उसको किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, और व्हाट इज़ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम और उसको किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। तो जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, स्थूल निकाय है, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें अणुओं, परमाणुओं, कणों की, आयनों की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस तरीके के सिस्टम को स्टडी करने के लिए दो मेथड हैं। एक है थर्मोडायनेमिकल मेथड, ऊष्मागतिक, ठीक है, और दूसरा है स्टैटिक यानी कि सांख्यिक। दो विधियां हैं जिनके तहत इनको अध्ययन किया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें ऊष्मागतिकी के मेथड की, तो इस मेथड के अंदर देखिए क्या किया जाता है। इस मेथड के अंदर अगर हमारा जो सिस्टम है वो मैक्रोस्कोपिक है, स्थूल निकाय है, तो स्थूल निकाय के अंदर क्या है, कणों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसके बिहेवियर के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स की संख्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अबाउट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है और पार्टिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ऊष्मागतिक विधि के अंदर हम लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा जो निकाय है उसके बारे में बात करते हैं कि निकाय का ताप क्या है, निकाय का आयतन क्या है, दाब क्या है, ऊर्जा क्या है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो किस तरीके के परिवर्तन जो है वो सिस्टम पर दिखाई देंगे, उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है और उसके अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र जो है वो पढ़ते हैं, एनरोल्ड हैं, बहुत ही लार्ज नंबर में। तो स्कूल एक सिस्टम हो गया और उसके अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए, उसके पार्टिकल्स हो गए। तो हम लोग हर एक स्टूडेंट के बिहेवियर, उसकी क्लास में क्या पोजीशन है, उसका वो स्टडी में कैसा है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते। तो हम जब बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग बात करते हैं कि स्कूल का एवरेज जो है वो ये रहता है, और स्कूल का जो खेल कूद का एवरेज है वो ऐसा है, स्टडी का ऐसा है, एग्जामिनेशंस में ऐसा है। तो उसी तरीके से सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्थूल निकाय के अंदर भी हम पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का जो तापमान है वो क्या है, ऊर्जा क्या है, दाब क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके का बिहेवियर का अध्ययन जो है वो स्थूल निकाय के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके इस तरीके के जो बिहेवियर का अध्ययन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स की हमें आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं स्थूल स्वतंत्र चर। क्या कहते हैं, स्थूल स्वतंत्र चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थूल स्वतंत्र चर। ठीक है, उनकी हमें आवश्यकता होती है जिनके तहत हम इनका अध्ययन करते हैं। ये क्या है, स्थूल स्वतंत्र चर जो है, जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स के लिए जो उनके मोशन के इक्वेशंस होंगे उनको भी वो प्रभावित करते हैं। इन पैरामीटर्स के द्वारा अगर मान लीजिए सिस्टम की किसी अवस्था को व्यक्त किया जाता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्थूल अवस्था कहलाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि के अंदर क्या करेंगे, सांख्यिकी विधि के अंतर्गत हम लोग
यांत्रिकी के नियमों को लगा करके स्थूल राशियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। सांख्यिकी विधि के अंतर्गत हम लोग जो सूक्ष्म कण होते हैं, पर्टिकुलर एक पार्टिकल जो रहता है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी ऊर्जा के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो उसे हम उसके लिए जिन अवस्थाओं के द्वारा, जिन पैरामीटर्स के द्वारा या यूँ कहें कि जिन नियमों के तहत इनको व्यक्त किया जाता है, सूक्ष्म अवस्थाओं को सूक्ष्म कणों की अवस्थाओं को, उन्हें हम सूक्ष्म अवस्थाएं कहते हैं। और सांख्यिकी विधि जो है, दूसरी विधि, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो कणों की जैसे स्थूल निकाय है, उस स्थूल निकाय में सूक्ष्म अवस्थाओं को स्थूल अवस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये है स्थूल अवस्थाएं और सूक्ष्म अवस्थाएं। अब हम लोग बात करते हैं निकाय की सूक्ष्म अवस्थाओं के बारे में। तो सूक्ष्म अवस्थाएं, तो जैसे मैंने कहा कि अगर निकाय जो है वो स्थूल है, तो उसके अंदर अगर हम लोग पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात ना करके पूरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वो तो स्थूल अवस्थाएं होंगी। जैसे निकाय का ताप ज्ञात करेंगे तो वो स्थूल अवस्था है, दाब ज्ञात करेंगे स्थूल अवस्था है। और अगर हम लोग पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो वो सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी। तो पार्टिकल की एनर्जी क्या है, वो एक सूक्ष्म अवस्था है। तो ऊर्जा जो होती है, जैसे कि हमने पढ़ा कि सांख्यिकी विधि के अंतर्गत हम क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को लगा करके इनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो क्वांटम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल की एनर्जी है, उसको 4 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें भी क्या है, जैसे सूक्ष्म अवस्थाओं को भी क्या करते हैं, क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और कण की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गतिशील इलेक्ट्रॉन है, उसकी ऊर्जा के लिए जो 4 क्वांटम संख्याएं हैं वो है n, l, ml व ms। तो n मुख्य क्वांटम संख्या है, l द्विगुंशी और ml व ms चुंबकीय क्वांटम संख्या है, कक्षीय गति से संबंधित और चक्रण गति से संबंधित। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की सूक्ष्म अवस्थाएं हमें पता लग जाती है 4 क्वांटम संख्याओं के समुच्चय के द्वारा। लेकिन सभी सूक्ष्म अवस्थाएं जो है वो यांत्रिकी के नियमों का पालन नहीं करती है, जो संरक्षण के नियम है वो उनका पालन नहीं करती है। तो हम लोग ये संरक्षण के नियम कौन से हैं, जो स्थूल निकाय के द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम के अंतर्गत जो अवस्थाएं हैं, स्थूल अवस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, उनकी, तो जो अवस्थाएं इन संरक्षण नियमों का पालन करती है वही एक्सेसिबल स्टेट्स कहलाती है, एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स, या हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म अवस्थाओं की अभिगम्य अवस्थाएं, या यूँ कहिए कि अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं। जैसे यहाँ लिखा है ना, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है, जो कि इन संरक्षण नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, अब ये कहें कि जैसे क्वांटम संख्याओं का एक समुच्चय किसी कण की ऊर्जा की अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, और क्वांटम संख्याओं का एक अन्य समुच्चय भी मतलब उतनी ही ऊर्जा को व्यक्त करने वाला एक और समुच्चय है। यानी कि एक ही ऊर्जा स्तर है, ठीक है, उसको एक से अधिक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, तो वो ऊर्जा स्तर जो है वो अपभ्रष्ट कहलाता है, या वो सेट जो है वो डीजेनरेट एनर्जी के एसोसिएटेड क्वांटम संख्याओं का समुच्चय होगा। जैसे कि हम लोग क्वांटम में पढ़ेंगे, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में क्वांटम में हम पढ़ते हैं डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब ये है, अपभ्रष्ट होने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये ऊर्जा स्तर है, इस ऊर्जा स्तर से व्यक्त होने वाले एक से अधिक क्वांटम संख्याओं के समुच्चय हैं। जैसे चार संख्याओं का समुच्चय होगा, ये समुच्चय भी इसी ऊर्जा स्तर को बता रहा है, ये समुच्चय भी इसी ऊर्जा स्तर को, थर्ड वाला भी इसी को, फोर्थ वाला भी इसी को। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट सेट हो जाता है ये। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक एनर्जी लेवल से केवल एक ही क्वांटम संख्याओं का समुच्चय जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन डीजेनरेट क्वांटम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और किसी भी सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक होती है मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, जो मिनिमम एनर्जी का लेवल होता है उसको हम कहते हैं मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और
अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कोई पार्टिकल जो है वो हायर एनर्जी के स्टेट में चला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है एक तरीके से कि क्या है स्थूल अवस्था, स्थूल निकाय, सूक्ष्म अवस्था। ठीक है, और इसके बारे में अब आगे हम आज हमने शुरू किया है, अब धीरे धीरे इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इस पे पढ़ने के लिए मिलेंगी स्टैटिक्स के अंदर। और आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना बच्चों, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो पूछिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।